Okay, so give the next reading. Characteristics of transistor. So there are two types of characteristics of transistor. One is input characteristics and other one is output characteristics. Okay, तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हमें मतलब स्टडी करने के लिए एक स्मॉल जिस सर्किट का डायग्राम मैं यहाँ पर निकालता हूँ. ओके, ट्रांजिस्टर को हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके, तो यहाँ पर एक एमीटर रहेगा, उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टमीटर रहेगा, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टर रहेगा, और यहाँ पर एक बैटरी भी रहेगा. इसके बाद यहाँ पर एक बेस करंट रहेगा जो मेजर करने के लिए हम एक एमीटर यूज करने वाले. ओके, इसके बाद वीबीबी, वीबीई और यहाँ पर वीसीई. यहाँ से हमें आईसी मिलेगा. ओके, यहाँ से हमें आईबी मिल जाएगा. यहाँ पर जो बैटरी रहेगा वो वीबीई रहेगा, और यहाँ का एक रजिस्टर देके वेरिएबल हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक अनदर बैटरी वीबीबी. ओके, और ये सब ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं नीचे के टर्मिनल्स. ओके, ये रहेगा वीबीबी. देखो अब यहाँ पर एक रजिस्टर रहेगा वेरिएबल R1 एंड वेरिएबल रजिस्टर R2. ओके, तो ये ऐसा कुछ सेटअप डायग्राम रहेगा. जब हम ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इनपुट हो या फिर आउटपुट हो, उसके लिए आपको ये लगने वाला सर्किट है. ओके, इस सर्किट में देखो आपको दो मतलब बैटरीज नजर आ रहे हैं. यहाँ पर IE रहेगा, यहाँ पर IB रहेगा. ओके, और IC आपको जाते वक्त दिखाई दे रहा है. ओके, IC भी आपको मतलब इनपुट आते हुए दिखाना है. ओके, तो सीयर, तो ये और ये दो सोर्सेस है वोल्टेज के. जैसे आपको पता होगा ट्रांजिस्टर के जो दो जंक्शंस होते हैं, कलेक्टर बेस एंड एमिटर बेस जंक्शन, तो दोनों भी जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस करते हैं. तो उनको फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस करते वक्त हमें दो बैटरीज लगते हैं, वीबीबी एंड वीसीसी. ओके, जब मैंने ट्रांजिस्टर का एक्शन आपको पढ़ाया था तो एट द टाइम मैंने आपको ये बताया था. ओके, और ये वेरिएबल रजिस्टर है R1 एंड R2. ओके, ये R1 R2 क्या करने का काम करेंगे, इन वोल्टेज को बढ़ाने का या कम करने का. ओके, मतलब इस R1 का एक रियोस्टेट है. रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रजिस्टर है. इसके ऊपर ऐसा एक नॉब होता है, बटन जैसा होता है. उसको घुमाने के बाद रेजिस्टेंस इसका कम या ज्यादा होता है. इसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होने से इस ट्रांजिस्टर के अंदर जाने वाला जो वोल्टेज है, बेस और एमीटर के बीच में अप्लाई होने वाला जो वोल्टेज है, ये वेरी होगा, चेंज होगा. ओके, इसे बेस टू एमीटर वोल्टेज वीबी कहा जाता है. ओके, तो ये चेंज हो जाएगा वोल्टेज. ओके, और ये वोल्टेज चेंज होने से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली IB का वैल्यू चेंज होगा. ओके, तो चेंजिंग द VB, अगर हम IB का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ओके, मतलब VB को हमें चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग IB का वैल्यू कैसे चेंज होगा, इसके बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, लेकिन ये करते वक्त हमें क्या करना है, ये जो VCC है, ओके, इसे हमें कांस्टेंट रखना है. ओके, VCC कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना है आपको R2 का और उसे चेंज नहीं करना है आपको. तो एट दैट टाइम VC का एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर असाइन होगा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज का, और वो एज इट इज रखना है आपको. जब आप इनपुट को वेरी करने वाले हो तो एट दैट टाइम आउटपुट को कांस्टेंट रखना है. आउटपुट मतलब VC को. ओके, तो इसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है. ओके, द ग्राफ बिटवीन VBE, इनपुट वोल्टेज VBE, एंड इनपुट करंट IB, ओके, व्हेन collector to emitter voltage is kept constant is called as input characteristics. ओके, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या डेफिनेशन आएगा, लिख लो. मतलब हम पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं. सर मुझे एक स्मॉल डाउट था. ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके और किसके वर्सेस रहेगा. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ बिटवीन VB वर्सेस
IB, ओके, where VCE is kept constant, ओके। तो यही डेफिनेशन रहेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ओके। तो डिफाइन करो इसे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को, द ग्राफ बिटवीन VBE वर्सेस IB, द ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB, IB मतलब बेस करंट, VBE मतलब बेस टू एमिटर वोल्टेज, ओके। द ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB when collector emitter voltage, when collector emitter voltage, when collector emitter voltage is kept constant, when collector emitter voltage is kept constant is called input characteristics, is called input characteristics, ओके। तो अब इसके कुछ स्टेप्स है वो भी लिख लो, ये करते वक्त मतलब हमें नियर बाय 3 to 4 स्टेप्स कुछ फॉलो करने हैं, ओके। तो एक एक करके लिख लो। सबसे पहला स्टेप रहेगा केप्ट द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE कांस्टेंट। केप्ट, सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ निकालते वक्त VCE को कांस्टेंट रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। केप्ट द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE कांस्टेंट, लेकिन कौन से वैल्यू पर कांस्टेंट करना है वो भी लिख लो। VCE को कांस्टेंट रखना है 10 वोल्ट्स पर, ओके। ट्रांजिस्टर को मिनिमम ऑपरेट होने के लिए 10 वोल्ट लगता है, 12 वोल्ट तक भी आप वेरी कर सकते हो, 10, 11, 12 ऐसे 3 कंडीशंस में आप वोल्टेज यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम 10 वोल्ट यूज करते हैं, ओके। कोई भी एक वैल्यू पर आप स्टेबल कर सकते हो। ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए उसके अक्रॉस आपको 10 वोल्ट ये वोल्टेज देना पड़ता है, तभी ट्रांजिस्टर अच्छे से वर्क करता है, ओके। तो VCE का वैल्यू आपको 10 वोल्ट पर कांस्टेंट रखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लिखो आप सेकंड स्टेप। नाउ चेंज द एमिटर बेस वोल्टेज VBE, नाउ चेंज द एमिटर बेस वोल्टेज VBE, मतलब ये बटन चेंज करना है इसका, तो अल्टीमेटली VBE चेंज होगा, ओके। और उसके अकॉर्डिंग IB का यहाँ पर मतलब जो एमिटर रहेगा उसका रीडिंग आपको नोट डाउन करना है, पहले इसे वेरी करना, फिर इसका रीडिंग लेना, फिर इसे वेरी करना, फिर इसका रीडिंग लेना, करते जाना है। ऐसा बहुत सारे रीडिंग लेने आपको। एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए सफिशिएंट जितने रीडिंग्स लगते हैं 10 to 20 इसके बीच में आपको रीडिंग्स लेना है। जितने ज्यादा रीडिंग लोगे उतना ही ग्राफ अच्छे से और प्रिसाइज आएगा, ओके। तो नाउ चेंज द एमिटर बेस वोल्टेज VBE इन स्टेप्स ऑफ 0.1 वोल्ट, ओके। इन स्टेप्स ऑफ मतलब कितना वेरी करना है, बहुत वेरी नहीं करना है, 0.1 वोल्ट से 0.1, 0.1, 0.1 ऐसा इंक्रीज करते जाना है आपको, ओके। ज्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, ओके। 0.1 का इंक्रीमेंट करते जाना है in steps of 0.1 volt, and note the corresponding values of base current IB, and note the corresponding values of IB, and note the corresponding values of IB मतलब बेस करंट, ओके। और थर्ड स्टेप रहेगा प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB, ओके। तो हमें अब ग्राफ प्लॉट करना है VBE और IB का। IB हमें अब प्लेस करना है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर रहेगा। IB का वैल्यू माइक्रो एम्पियर में रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये माइक्रो एमीटर रहेगा, और VBE का वैल्यू वोल्ट में रहेगा, ओके। तो VBE का वैल्यू वोल्ट्स में वेरी होगा, ओके। तो देखो अब यहाँ पर ग्राफ दिया है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8 और 1.0, ओके। तो ऐसे रीडिंग्स रहेंगे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0, ओके। तो आपको जैसे पता होगा एक मिनिमम वोल्टेज VBE हमें लगता है कट इन वोल्टेज, तभी क्या होता है वो जो बैरियर पोटेंशियल रहता है ना बेस और एमिटर के बीच में, उसे ओवरकम किया जाता है और तभी डायोड कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना है, ओके। तो इसका कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 0.6 से। तो ऐसा कुछ ग्राफ वहां पर ऑब्जर्व होगा, ओके। पहले तो 0.6 तक कुछ भी कंडक्शन नहीं होगा, 0.6 के आगे जैसे वोल्टेज हम देंगे उसके बाद फिर ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, जैसे हमारे डायोड में हुआ करता था, एग्जैक्टली वैसा ही, ओके। ये IB का वैल्यू माइक्रो एम्पियर में 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, तो ऐसे कुछ रेंज में ये वैल्यू रहेगा, ओके, इन माइक्रो एम्पियर। सो 20 माइक्रो एम्पियर, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे रेंज में ये करंट रहेगा, ओके। तो ऐसा ये ग्राफ रहता है, ओके। लेकिन ये ग्राफ कब ऑकर होगा, जब VCE का वैल्यू हम कांस्टेंट रखने वाले हैं 10 वोल्ट्स पर, ओके। अब अगर मैं ये VCE का वैल्यू बढ़ा देता हूं, ओके,
10 का 11 कर देता हूँ, ओके। तो फिर क्या होगा, ये ग्राफ है ना, होता तो स्टार्ट यही से है, लेकिन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है इसका नेचर, ओके। ये ग्राफ कब ऑकर होगा, जब वीसी का वैल्यू कितना रहेगा, 11 वोल्ट, ओके। अब थर्ड वाला ग्राफ ऑकर होगा अगर आप इसे वीसी को 12 होल्ड कर देते हो तो, ओके। तो ये ग्राफ आगे आगे शिफ्ट होते रहेगा, ओके। ऐसा कुछ इसके कर्व में थोड़ा चेंज ऑकर हो जाता है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। अगर हम इसमें स्लोप निकालते हैं, ओके, मतलब इसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, स्लोप मतलब इसका क्या रहेगा, एक कंडक्टेंस, मतलब ट्रांस कंडक्टेंस आपको इंडिकेट करेगा। कंडक्टेंस मतलब क्या रहेगा, आप देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, ओके। तो इसे ट्रांस कंडक्शन कहा जाता है। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब ये एक रेशियो रहता है आईबी, करंट और वोल्टेज का, ओके। करंट टू वोल्टेज इसका जो रेशियो रहेगा इसे ट्रांस कंडक्टेंस कहा जाता है। मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस वहां पर जनरेट होता है, आपको पता होगा। कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो, आपको स्लोप जब हम निकालते हैं ग्राफ का, तो चेंज इन वाई एक्सिस पैरामीटर टू द चेंज इन एक्स एक्सिस पैरामीटर लेते हैं। तो इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक इनपुट का रेजिस्टेंस यहाँ पर जनरेट होता है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है इनपुट रेजिस्टेंस, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, ओके। तो उसे भी लिख लो, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। और इस ग्राफ का कंक्लूजन में आपको यही निकालना पड़ता है, इसका अगर प्रैक्टिकल होता है आपको, तो इसके रीडिंग का आपको स्लोप निकालना पड़ता है, ओके। जस्ट चेंज इन वाई एक्सिस पैरामीटर टू चेंज इन एक्स एक्सिस पैरामीटर, इनका रेशियो लेना है, ओके। तो फिर आपको आर आई का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो आर आई इज इक्वल, आर आई मतलब डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, चेंज इन वीबीई, चेंज इन वीबीई अपॉन चेंज इन आईबी, where VCE is kept constant, ओके। अगर इसका हम उल्टा करते हैं तो फिर आपको ट्रांस कंडक्टेंस मिल जाएगा, ओके। तो वो भी आप निकाल सकते हो इसका रेसिप्रोकल निकाल के। बस इतना ही इसका प्रैक्टिकल होता है जो आपको इस ग्राफ से मतलब आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। कुछ दिक्कत अब इसमें, कुछ क्वेश्चन? नो सर। ठीक है सर, मुझे एक डाउट था कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा था, उसमें जो आप इस कंडीशन के लिए कौन सा भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो, ओके। ये एनपीएन है क्योंकि इसका एरो बाहर है, ओके ओके। यस सर, लेकिन जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें पी और एन के बीच में हमेशा स्विच ऑन रहना चाहिए क्या? फॉरवर्ड बायस ही होना चाहिए? नहीं, वैसे कुछ नहीं, पीएनपी और एनपीएन के लिए रूल सेम है, ओके। सिर्फ फॉरवर्ड बायस करने का उसका तरीका अलग है और इसका अलग है। मतलब आपको पता होगा, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव रहा तो फॉरवर्ड बायस रहता है, ओके। और इसका उल्टा फिर रिवर्स बायस रहता है, ओके। तो आप रीजन, कौन से रीजन को आप पॉजिटिव देना चाहते हो? लेकिन अगर हाँ सर, लेकिन अगर हम उसका अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो पूरा सर्किट नहीं रिवर्स हो जाएगा? फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पे अफेक्ट नहीं होगा? हाँ, होता है ना। फिर उसी वजह से तो मैंने आपको कहा था ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना तो करंट बेस से एमिटर की ओर जाता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना तो करंट एमिटर से बेस की ओर जाता है, ओके। इसी वजह से उसका एरो हम अंदर की ओर देते हैं। इज इट ओके? हाँ सर, और हमने जो ट्रांजिस्टर में ये पढ़ा था कि हम आईबी अपॉन आईसी जो हमारा करंट, हम उसका रेशियो लेते हैं बीटा। हाँ हाँ सर, उसमें हम लोग अगर जो आई ई है, अगर हम देखें तो आई बी और आई सी दोनों भी एंटर करते हैं, सिर्फ आई ई जो है वो आउटपुट, मतलब करंट का डायरेक्शन में जो आई ई जो सर्किट में था वो करंट बाहर आ रहा है ना। तो हम लोग अगर देखेंगे तो हम आउटपुट आई सी को कैसे ले सकते हैं अगर आई बी और आई सी की डायरेक्शन सेम है तो? डायरेक्शन सेम कहाँ पर है? देखो, आप यहाँ पर आई भी अंदर जा रहा है और आईसी भी अंदर आ रहा है, ओके। तो दोनों का जहाँ पर एडिशन रहेगा वो आई होगा। आपने मुझे मतलब एक इक्वेशन बताया था, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ओके। यस सर। होता क्या है, देखो, आप ट्रांजिस्टर है ना एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। मतलब ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, जनरली ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और इसमें ट्रांजिस्टर का रिमोट कंट्रोलर या आईबी होता है, ओके। आईबी का वैल्यू अगर हम मतलब आईबी को अगर हम वैल्यू दे देते हैं, मतलब आईबी का वैल्यू अगर 0 रहा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है, ओके। और अगर हम आईबी का वैल्यू बढ़ा देते हैं
तो फिर ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन करने लगता है, आउटपुट के अक्रॉस कुछ वोल्टेज डेवलप करने लगता है। ओके, तो ये मतलब कंडक्शन होने के बाद होता है, मतलब एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। आईबी इस आईसी का वैल्यू सेट करता है, जैसे आपको पता होगा आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी होता है। बीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी बाय आईबी। आईबी। तो आईसी इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा आईबी। इज इट ओके? सर लेकिन अगर हम आईसी और आईबी देखेंगे तो मैं वही बोल रही हूँ कि आईसी और आईबी का डायरेक्शन दोनों भी सेम है, दैट इज इक्वल टू आईई। तो आईई हमारा आउटपुट नहीं होगा क्या आई आईसी की जगह पे? नहीं, देखो अब ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम मतलब एक फिक्स कैलकुलेशन होता है। अगर आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो आपको इनपुट बेस से देना पड़ता है और आउटपुट कलेक्टर से आपको मिलता है। ओके, जो कॉमन टर्मिनल होता है वो किस काम में नहीं आता है, उसे हमें ग्राउंड करना पड़ता है हमेशा। ओके, आपको मैंने तीनों कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके बताए थे लास्ट लेक्चर, आपको पता है। यस सर, यस सर। तो ये फिक्स कैलकुलेशन रहता है। अगर ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज कर रहे हैं, तो इनपुट आपको बेस से ही देना पड़ेगा और आउटपुट आपको कलेक्टर से लेना पड़ेगा। ओके, यस सर। मतलब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो फिर इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन जो होता है वो चेंज होता है। लेकिन हम ज्यादातर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, कॉमन इमीटर, क्योंकि इसके एडवांटेज ज्यादा है। ओके, और इसका आउटपुट हमें अच्छे मिलता है। ठीक है, सर अगर हम लोग हाँ एम्पलीफायर, तो वो डिवाइस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, इसीलिए बीटा हम लोग एफिशिएंसी उसका ये करता है ना। मतलब वो ट्रांजिस्टर का जो गेन होता है ना, आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह हम कैसे ट्रीट करते हैं। लगा तो वो नेक्स्ट बिट हमारा नेक्स्ट रहेगा, तो उस समय मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, यस सर। ठीक है, तो अभी एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, उसे लिख लो आप पहले। देखो अब यस सर। कैरेक्टरिस्टिक जैसे हुआ वैसे हमें अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना है। ओके, ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अब किस में और किस में रहेगा, आईसी और वीसीई। आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर का वीसी रहेगा और आउटपुट करंट आईसी रहेगा, लेकिन ये करते वक्त आपको आईबी को कांस्टेंट रखना है। ओके, आईबी वी हैव टू कीप कांस्टेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपको मैंने बताया था इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते वक्त आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते वक्त वीसीई और आईसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है, आईबी को कांस्टेंट रखना है, एक ही चेंज आएगा इसमें। ओके, तो अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की जगह नेक्स्ट हेडिंग देना है हमें, जिसका नाम रहेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये ग्राफ रहेगा किसके और किसके बीच का, वीसीई कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज वर्सेस आईसी का। लेकिन ये करते वक्त क्या करना है आपको, आईबी को कांस्टेंट रखना है, आईबी मतलब बेस करंट को। ओके, तो ऐसा ये बिट रहेगा। ओके, अलग अलग वैल्यूज पर हम उसे कांस्टेंट रखने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। वीसी के अलग अलग वेरिएशंस आपको बताए थे, वैसे हमें आईबी के भी अलग अलग वेरिएशंस देखना है। ओके, ग्राफ में ड्रॉ कर वहाँ पर लोगों ने क्या कांस्टेंट रखा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में? कुछ स्टेप्स है जो लिख लीजिएगा आप। ओके, जैसे पिछली बार मैंने स्टेप्स बताए थे वैसे इसके भी से लिख लो आप। द वेरिएशन ऑफ collector current IC, the variation of collector current IC, the variation of collector current IC with collector to emitter voltage VCE, with collector to emitter voltage VCE at a constant base current IB, at a constant base current IB, at a constant base current IB is called output characteristics, is called output characteristics. At a constant current IB it's called output characteristics. ओके, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया। अब इसके स्टेप्स लिखो कि एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल करते वक्त हमें क्या क्या करना पड़ता है। ओके, सबसे पहला केप्ट द बेस करंट कांस्टेंट। ओके, केप्ट द बेस करंट कांस्टेंट। अब इसको अलग अलग वेरिएशन पर करना पड़ता है। आईबी का वैल्यू पहले 0 लेना पड़ेगा, उसके बाद 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। ओके, माइक्रो एम्पियर रेंज में इसको इंक्रीज करना है 10-10 के इंटरवल से। ओके, अलग अलग वैल्यूज पर इसे कांस्टेंट रखना है, वो मैं बता दूं आपको ग्राफ ड्रॉ करते वक्त। ओके, तो लिखो कीप द बेस करंट कांस्टेंट। ओके,
ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो अब, नाउ चेंज द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE, नाउ चेंज द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE, now change the collector emitter voltage VCE and note the corresponding values of collector current IC and note the corresponding values of collector current IC। ओके, थर्ड पॉइंट रहेगा, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VCE, सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट करो ना, वो नेटवर्क चला गया था मेरा। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC। ओके, थर्ड पॉइंट रहेगा। और फोर्थ पॉइंट, a set of such a curve, a set of, fourth point है, a set of such a curves can also be plotted, a set of such a curves can also be plotted at a different fixed values, at a different fixed values of base current, a set of such a curves can also be plotted at a different fixed values of base current, ब्रैकेट में लिखो 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ऐसे सेट्स में हमें और एक बार ये कर्व ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो अब ये ग्राफ रहेगा बिटवीन VCE एंड IC। तो IC आउटपुट करंट है, इस वजह से इसे हम आउटपुट हम y एक्सिस पर लेते हैं, और जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो हम हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल VCE है। ओके, ये VCE कैसे वैरी करेंगे हम, ये R2 का वैल्यू चेंज करके, ये R2 का जो नॉब रहेगा उसे हम ऊपर नीचे करेंगे तो अल्टीमेटली VCE चेंज हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको IC के यहाँ पर एमीटर में ऑब्जर्व होंगे। ओके, 0.1 स्टेप से आपको इंक्रीमेंट करते जाना है VCE में, और उसके करस्पॉन्डिंग IC का वैल्यू आपको नोट डाउन करना है और ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो देखो आप अलग अलग तरीके से ग्राफ ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर वोल्टेज जो रहेगा VCE का, ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसा लिया तो भी चलेगा, और करंट जो रहेगा IC का, ये मिली एम्पियर में रहता है। ओके, मतलब IC का वैल्यू मिली एम्पियर में रहेगा, 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 8, 10 ऐसे रेंज में रहेगा। ओके, और VCE का वैल्यू वोल्ट में रहेगा। ओके, यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा लिया तो भी चलता है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो देखो अब पहले हम क्या करते हैं, IB जो बेस करंट है इसका वैल्यू 0 ही करते हैं। ओके, मतलब कांस्टेंट रखते हैं लेकिन 0 माइक्रो एम्पियर पर रखते हैं। तो एट द टाइम देखो IC का वैल्यू बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है ऐसा कहा तो भी चलेगा। ओके, मतलब बहुत ही कम करंट वहां पर जनरेट होगा IC का। ओके, ये कब ऑकर होता है, व्हेन IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर। अब जैसे आप इस करंट को बढ़ा देते हो, ओके, व्हेन वी इंक्रीज द करंट, ओके, तो एट दैट टाइम क्या होता है, सडनली IC का वैल्यू शूट होता है, ऊपर आ जाता है। ओके, मतलब IB सिर्फ आप 10 माइक्रो एम्पियर करोगे तो IC में बहुत सारा इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। ओके, अगर हम यही IB का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर करते तो और भी ग्राफ ये ऊपर चला जाता है। ओके, ये कब होगा, IB का वैल्यू जब हम 20 माइक्रो एम्पियर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम IB को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, IC का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होगा IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। IC इज इक्वल टू बीटा IB। ओके, ट्रांजिस्टर का ये गेन है, उतने टाइम से क्या हो जाता है, IC बढ़ जाता है। ओके, बीटा टाइम्स, बीटा करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो थोड़ा भी अगर आप IB को इंक्रीज करोगे तो IC बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो हमारे हाथ में अब कंट्रोल है, आपको आउटपुट कितना चाहिए ये आपको इनपुट से डिसाइड करना पड़ेगा। IB का वैल्यू आप जैसे चाहे वैसे चेंज करके करस्पॉन्डिंग एक फिक्स वैल्यू आप IC का ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, तो ये जो ग्राफ है इसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है ट्रांजिस्टर का। ओके, ये मिली एम्पियर में करंट से है, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ऐसे, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वोल्ट्स ऐसे है। ओके, ये वाला जो कंडीशन है ना, जब IB का वैल्यू 0 है। ओके, जब IB का वैल्यू 0 है तो एट द टाइम IC का वैल्यू नियर बाय इक्वल टू 0 है। ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो रीजन होता है ट्रांजिस्टर का, इसे कट ऑफ रीजन कहा जाता है। ओके, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में अगर ऑपरेट होता है ना, तो एट द टाइम ये वाला कंडीशन अराइज होता है। ओके,
अब ये वाला जो कंडीशन नजर आ रहा है ना आपको, इस कंडीशन में देखो वोल्टेज भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। ये वाला, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है, ओके, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ की तरह, ओके, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है इसे कहा जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, जैसे मैंने आपको बताए थे ट्रांजिस्टर के 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला रीजन है ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन। जब IB का वैल्यू 0 रहता है तो एट दैट टाइम कट ऑफ रीजन अराइज होता है, ओके, और ट्रांजिस्टर इसमें ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, ओके। अब ये वाला जो रीजन है इसमें करंट भी, वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ रहा है, ओके, दोनों भी एक दूसरे को लिनियरली इंक्रीमेंट करने वाले, ओके, ऐसे। तो इस वजह से इस रीजन को एक्टिव रीजन कहा जाता है। ट्रांजिस्टर अगर हम एक्टिव रीजन में वर्क करते हैं तो एट द टाइम ये कंडीशन अराइज होता है। कट ऑफ रीजन में करेंगे तो ये कंडीशन अराइज होता है ग्राफ का। और ये जो कंडीशन नजर आ रहा है इसमें देखो करंट इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, एज इट इज रह रहा है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेशन रीजन, ओके। सैचुरेशन मतलब इसमें सर्किट, ये ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ओके ना। ऑफ मतलब ये ऑफ स्विच, ये ऑन स्विच और ये एक्टिव रीजन, तीन ही रीजन थे ट्रांजिस्टर के जो मैंने आपको पढ़ाए थे, बताए थे, इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये उसका बिट रहेगा। अगर देखें तो वोल्टेज के साथ तो करंट वेरी कर रहा है ना। दिक्कत है इसमें। सर वोल्टेज के साथ जो करंट है वो वेरी कर रहा है ना, हाँ जो सैचुरेशन रीजन है उसमें। हाँ, कांस्टेंट कैसे? कांस्टेंट मतलब ये वेरी कहाँ कर रहा है, देखो ये वैल्यू अगर 10 मिली एम्पियर है तो ये कांस्टेंट ही है ना। यस सर। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज होते रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर क्या करेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन करेगा। मतलब कितना भी वोल्टेज बढ़ जाए VC, एट द टाइम IC का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। इज इट ओके? यस। और इसमें एक डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस जनरेट होता है, ओके। जैसे पिछली बार डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे R0 से हम इंडिकेट करेंगे RI की जगह, ओके। और ये R0 मतलब क्या रहेगा, चेंज इन VCE, ओके, चेंज इन VCE अपॉन चेंज इन IC। लेकिन ये कब रहेगा, जब हम IB को क्या रखने वाले, कांस्टेंट, ओके। बस इतना ही ये बिट है जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ओके। कुछ दिक्कत अब इसमें? नो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ट्रांजिस्टर का वर्किंग, ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब खत्म होता है। जैसे मैंने डायोड पढ़ाया था आपको, सबसे पहले डायोड, डायोड का वर्किंग, उसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ओके, और उसके बाद उसके एप्लीकेशन स्टडी किए थे। तो वैसे हम ट्रांजिस्टर में जा रहे हैं, पहले ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन, उसका डायग्राम निकाल के मैंने वर्किंग पढ़ाया आपको, और उसके बाद फिर मैंने आपको ट्रांजिस्टर का VI मतलब इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, ओके। इसके बाद हमें अब जाना है लास्ट सेक्शन की ओर, ट्रांजिस्टर के, जिसे कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। ट्रांजिस्टर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज में आता है। जैसे आपको पता होगा, ट्रांजिस्टर अगर हम सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन में अगर ऑपरेट करते हैं तो वो स्विचिंग पर्पज के लिए काम में आता है। ट्रांजिस्टर अगर हम एक्टिव रीजन में वर्क करते हैं तो वो एम्पलीफायर की तरह वर्क यूज में आता है, ओके। तो अलग अलग रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के बाद अलग अलग एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर के ऑब्टेन होते हैं, वही हमें अब देखना है, ओके। तो लिखो आप, applications of transistor, okay, give the next reading. So give the next reading, applications of transistor. और इसमें पहला एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच।
तो जैसे आपको पता होगा ट्रांजिस्टर को अगर हम सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करते हैं तो एट द टाइम ट्रांजिस्टर वर्क करता है एज अ स्विच। ओके, तो इसे ऑपरेट करने के लिए हमें एक सेटअप डायग्राम यहाँ पर भी फॉर्म करना पड़ता है पिछली बार की जैसा। ओके, तो वो सेटअप डायग्राम निकालो आप। ओके, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच आपने हेडिंग दिया होगा। अब इसमें ये रहेगा हमारा ट्रांजिस्टर। ओके, इसे एक रेजिस्टर आरसी के साथ एक बैटरी कनेक्ट करना है जो इसे कलेक्टर को एमीटर वोल्टेज देगा। ओके, VCE। ओके, और यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V0। ओके, इसके बाद यहां पर एक रेजिस्टर रहेगा R0 RB, सॉरी बेस का रेजिस्टर है, और यहाँ पर एक बैटरी रहेगा VBE, मतलब VBB रहेगा। ओके, और उसके अक्रॉस हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं। ये इनपुट वोल्टेज रहेगा। ओके, वेरिएबल रहेगा ये, मतलब AC फॉर्म में रहेगा। ओके, और यहाँ पर एक बैटरी रहेगा VBB जो यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा VBB। ओके, यहाँ पर करंट रहेगा IB, यहाँ पर करंट रहेगा IE, और यहाँ पर करंट रहेगा IC। ठीक है, अब अच्छे से देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर जो है ये हम स्विचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्विच मतलब क्या होता है, उसने जब हमें चाहिए तब ऑन होने को होना, और जब चाहिए तब ऑफ होना चाहिए वो। ओके, तो ये स्विचिंग पर्पस कैसे इस्तेमाल किया जाता है, देखो अब अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट कंडीशन ये स्विच हम ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ओके, हमें आउटपुट यहाँ से मिलने वाला है V0 से। ओके, तो देखो अब ट्रांजिस्टर को हम अगर सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन में अगर ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या कर देता है, स्विच की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप होता है जो मैंने मेंशन नहीं किया है। ओके, ये बेस और ये एमीटर है, तो इसके बीच का जो वोल्टेज रहता है प्लस टू माइनस, इसे VB लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, ओके, इस साइड में, ओके, तो ये माइनस प्लस, ओके, ये VBE, आपको पता होगा KVL कैसे अप्लाई करते हैं हम। ऐसा एक लूप इमेजिन करना है आपको, और इसमें आपको KVL अप्लाई करना है। तो KVL अगर अप्लाई करते हो आप तो आपको आंसर मिलेगा, ये VBB मतलब भी VI है हमारा। ओके, इनपुट वोल्टेज। तो इसका KVL क्या आएगा फिर देखो, VI इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE प्लस VBE। तो ये इनपुट वोल्टेज इनपुट लूप का ये KVL रहेगा। तो VI का वैल्यू ऐसे इक्वल आएगा IB RB प्लस VBE के साथ। ओके, लाइक दैट V0 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये V0 भी यहाँ पर भी हमें एक KVL अप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ ऐसा। ओके, तो प्लस VCE माइनस ICRC सॉरी। ओके, VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू V0। ओके, तो V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, VCC माइनस ICRC। ओके, तो ऐसे ये दो KVL के दो इक्वेशंस बनने वाले। ये आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन रहेगा V0 और ये इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन रहेगा VI। ओके, तो अब देखो इसे स्विचिंग के लिए कैसे यूज करना है। अब देखो, अब अगर हम V0 को VI को इंक्रीज करते हैं 0 से लेकर आगे तक। ओके, मतलब इस VI को हमें इंक्रीज करना है 0 से आगे। ओके, पहले 0 वोल्ट रहेगा, तो एट द टाइम देखो यहाँ पर अगर 0 वोल्ट है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। ओके, ये ट्रांजिस्टर इस समय क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। ट्रांजिस्टर अगर ऑन नहीं है मतलब VB का वैल्यू 0 है तो IB का वैल्यू भी 0 रहेगा, और IB का वैल्यू जब 0 रहता है तो IC का वैल्यू भी 0 हो जाता है। इस कारण IC का वैल्यू अगर 0 है, ओके, तो एट द टाइम मतलब ये ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए ना हमें VCC प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, ये VCE मतलब ये बैटरी है, तो ये बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है किसके अंदर, V0 में। ओके, तो जब तक VI का वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, मतलब वो लिमिट कितना रहेगा 0.6 वोल्ट फॉर
मतलब 0.6 वोल्ट मिनिमम लगता है, जिसे हम कट इन वोल्टेज कहते हैं। ओके, तो ये कट इन वोल्टेज जब तक नहीं देता है बैटरी, तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होता है। ओके, तब तक ये ऑफ ही रहता है। ओके, ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन एट द टाइम। मैंने आपको बताया था अभी VI कैरेक्टरिस्टिक में, अच्छे से देखो, जब IB का वैल्यू 0 था तो एट दैट टाइम IC का वैल्यू नियर बाय इक्वल टू 0 था। ओके, अप्रोक्सीमेटली 0 था, आपने ऑब्जर्व किया होगा। ओके, तो जब तक हम इस बैटरी में सफिशिएंट वोल्टेज नहीं देते हैं इस ट्रांजिस्टर को, ओके, ये VB को, ट्रांजिस्टर अगर ऑन होना है तो इस VB का वैल्यू कितना लगता है हमें, 0.6 वोल्ट, तभी ये ऑन होता है और ये अपने अंदर कुछ करंट कंज्यूम करेगा और ये फिर बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर चला जाएगा आउटपुट को न जाते हुए। ओके, अब ये IC का वैल्यू 0 होने के कारण यहाँ पर VCE का वैल्यू RC के साथ जाकर क्या हो जाएगा, आउटपुट में आपको दिखाई देगा। इस वजह से आपको V0 इज इक्वल टू VCC नजर आएगा जब तक IB का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, मतलब जब VI का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब लेस देन 0.6 है। ओके, तो एट द टाइम क्या रहेगा, IB का वैल्यू 0 रहेगा और IB का वैल्यू 0 रहने से IC का वैल्यू 0 हो जाता है और IC का वैल्यू 0 होने से V0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, VCC। ओके, तो आउटपुट को आपको VCC वोल्टेज मिलेगा। ओके, जब हम इनपुट वोल्टेज कम रखते हैं तब। ओके, लेकिन जब हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं, ओके, इफ इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 वोल्ट, एट द टाइम क्या हो जाएगा, फिर देखो IB का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा और IB का वैल्यू कुछ ना कुछ रहने से, ओके, IC का वैल्यू भी अब जनरेट होने वाला है और अभी ये वोल्टेज VCC से क्या मिलेगा हमें, कम मिलेगा। ओके, तो फिर इस वजह से ये ट्रांजिस्टर अब ऑन हो जाता है। ओके, और सैचुरेशन रीजन में आने के बाद ट्रांजिस्टर एक कांस्टेंट वोल्टेज गेन कर लेता है। ओके, ये कांस्टेंट वोल्टेज मतलब कांस्टेंट करंट ये गेन करेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ओके, तो ऐसा ये कंडीशन रहता है। ओके, और फिर अब V0 का वैल्यू इससे डेफिनेटली कम मिलेगा हमें। ओके, तो इस वजह से हम इसे स्विचिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। VI का वैल्यू आप लेस देन 0.6 रखते हो तो एट द टाइम ये V0 इज इक्वल टू VCC, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा यहाँ पर। मतलब ये सर्किट क्या हो जाएगा, वहां पर अगर आप एक स्विच है या फिर कोई मोटर है या फिर कोई ऐसा चीज है जिसे हमें ऑन ऑफ करना है तो वो ऑन हो जाएगा जब VI का वैल्यू हम कम रखेंगे 0.6 से। ओके, और जैसे हम 0.6 से आगे बढ़ाएंगे उस वैल्यू को, ओके, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और उस मशीन को जो ऑन था उसे बंद कर देगा। ओके, तो हमारे हाथ में कंट्रोल है उस मशीन को कब ऑन करना है और कब स्विच ऑफ करना है। ओके, जनरली ऐसा स्विच जो रहता है वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन मतलब जैसे आपको पता होगा अभी स्मार्ट डिवाइसेस आ गए, जो हमारे घर के फैन है ये वो भी अब रिमोट कंट्रोल पर चलने लगे, तो वहां पर एट द टाइम ऐसे जगहों पर हम ऐसे ट्रांजिस्टर के स्विचेस को इस्तेमाल करते हैं। ओके, बस इतना इसका वर्किंग रहेगा। अगर इसका वर्किंग आता है आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो पहले तो बताना है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू ऑपरेट ट्रांजिस्टर इन अ कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन देन ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ स्विच। ओके, और वो कैसे एक्ट होगा इसके लिए फिर ये नीचे डायग्राम निकाल के दिखाना। ओके, डायग्राम निकालने के बाद केवीएल अप्लाई करके ये इक्वेशन निकालना और ये इक्वेशन निकालने के बाद फिर ये दो केसेस आपको अच्छे से डिफाइन करना है। ओके, इस केस में फिर अब वोल्टेज डेफिनेटली कम रहेगा। ओके, वो कितना रहेगा ये आप डिपेंड होता है आपने रेजिस्टेंस कितना लिया है और कंडीशन आपका कैसा है। ओके, ठीक है, तो इतना ये बीट रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, देखो अब इसी कंडीशन में अगर हम VI और V0 इन दोनों का अगर ग्राफ निकालते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इसे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कहा जाता है और ये भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, तो देखो अब इस रीजन तक है ना, आउटपुट आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। V0 इज इक्वल टू VCC मिल जाता है आपको। ओके, स्टार्टिंग में जब वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्टेज तक। ओके, लेकिन जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे ये वोल्ट कम होने लगता है। जैसे जैसे VI का वैल्यू बढ़ेगा IB का वैल्यू बढ़ेगा और IB का वैल्यू बढ़ने से IC का वैल्यू बढ़ेगा और IC का वैल्यू बढ़ने से VCC माइनस ICRC, इस वजह से ये फैक्टर कम होगा तो V0 का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो V0 का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में ज्यादा है और बाद में फिर डिक्रीज होते चले जा रहा है। ओके, तो ये रहेगा V0 वर्सेस VI का ग्राफ। ओके, ये कट ऑफ रीजन है और यहाँ से यहाँ
कुछ देर के लिए एक्टिव रीजन रहेगा और इसके बाद फिर से जो रीजन आएगा इसे सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। इस कंडीशन में अगर ट्रांजिस्टर रहता है तो फिर वो एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जनरली वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर केस में यूज करते हैं। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? नो सर, केवीएल का कन्वेंशन क्या होता है? एक बार रिपीट करो क्वेश्चन को। सर, केवीएल का कन्वेंशन क्या होता है? केवीएल मतलब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है अभी तक? हाँ सर, पढ़ा है, लेकिन एक बार उसका कन्वेंशन बताइए ना। देखो अब एक हमें एज्यूम करना पड़ता है करंट का। ओके, चाहे इसमें करंट कैसे भी जाए, लेकिन हमारे मन में हमें एक करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ता है। हम देखो अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, माइनस टू प्लस जाते हो कि वोल्टेज प्लस आएगा वीबी। ओके, तो वीबी भी मतलब इसे हम वी से ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये वी आएगा। ओके, प्लस वी। अब ये प्लस टू माइनस जा रहे हैं हम। ओके, और आईबी का वैल्यू भी इधर है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी इधर है। इस कारण इसे अब माइनस लेना पड़ेगा। वी आई प्लस वी आई माइनस आई बी आर बी। ओके, ऐसा आ जाएगा और ये प्लस टू माइनस है, इस कारण ये फिर से माइनस वी बी आएगा। तो वी आई माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे ये लूप आएगा। तो इसमें वी आई माइनस आई बी आर बी और माइनस वी बी उधर जाके प्लस होगा। तो फाइनली आपको ये इक्वेशन में ओके, वी आई इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी इज। हाँ, और जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखेंगे तब हम बैटरी के अकॉर्डिंगली कन्वेंशन रखेंगे क्या? जैसे अभी ऊपर उसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमने रेजिस्टेंस के जो पास में पड़ता है उसको भी पॉजिटिव दे दिया। हाँ, मतलब ये माइनस प्लस है तो ये प्लस को कनेक्टेड इस कारण इसे प्लस लेना। ओके, तो ऐसा आपको ये साइन कन्वेंशन देना पड़ता है। ओके, और एक लेट्स से उसके आगे भी एक आरसी रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसका वो तो ऊपर है, लेकिन अगर उसके आगे और एक रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसका कन्वेंशन क्या होगा? मतलब उसके पास में जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे और उसके आगे जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे। हाँ, मतलब वैसे वो पॉजिटिव को जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव रहता है उसका फ्रंट एंड, बैक एंड उसका नेगेटिव रहेगा। इसके आगे और भी एक रजिस्टर होता तो उसको भी हम प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं। ओके, यस ठीक है। और याद रखना वो हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो अगर करंट के एक्चुअल डायरेक्शन के साथ इक्वल आता है तो समेशन ऑफ आई आर करते हुए वो प्रोडक्ट माइनस लेना, और वो अगर अपोजिट है तो फिर प्लस लेना। ओके, ऐसा उसका एक कन्वेंशनल रूल है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाऊंगा तो एट द टाइम में आपको क्लियर करूंगा। ओके, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर का खत्म हुआ, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर हमें अब कैसे यूज करना है एम्पलीफायर के तौर पर, वो हमें अब देखना है। ओके, अब मैं इसे नोट करता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा और नेक्स्ट इसका डायग्राम भी समवॉट ऐसा ही है, तो इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई करके इस डायग्राम को यूज करता हूँ। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके लिए सर्किट क्या रहेगा तो देखिएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पर वीसीसी दिया है उन्होंने। ओके, और आउटपुट वोल्टेज यहीं पर दिया है तो कुछ आउटपुट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, एज इट इज सब। ओके, वीसीई आई यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर एक करंट आई भी है और सिर्फ यहाँ पर इनपुट वोल्टेज वीबीबी और उसके साथ एक ऑसिलेटरी करंट दिया है। ठीक है, ओके, तो ऐसा डायग्राम रहेगा जिसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के लिए अगर हमें यूज करना है तो। ओके, तो ठीक है, बाकी सब एज इट इज है। करंट की पोजीशन ये वो कुछ चेंज नहीं होने वाले और इसका काम नहीं लगेगा हमें ज्यादा यहाँ पर। ओके, और देखो एम्पलीफायर के तौर पर अगर हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि ट्रांजिस्टर को कौन से रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। आप बताओ, इन विच रीजन वी हैव टू ऑपरेट? बताओ जल्दी से। सर, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट? ट्रांजिस्टर को अगर मैं एम्पलीफायर के तौर पर यूज करना है तो उसे कौन से रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा? ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स मैंने आपको पढ़ाए थे।
उसमें से कौन सा रीजन में ऑपरेट करना है? सर जो बेस होता है वो वहां से हम लोग हमारा इनपुट देंगे। नहीं नहीं, मतलब रीजन जो मैंने बताया था आपको, कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव, तो कौन से रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा? एम्पलीफायर सैचुरेशन सर। एक्टिव रीजन, ओके। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम एक्टिव रीजन में वर्क करते हैं तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एक्टिव रीजन में वर्क करना मतलब ही क्या करना है, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। इज इट ओके? और ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग मैंने आपको पढ़ाया था वो इसी रीजन में पढ़ाया था, याद है आपको? यस। ठीक है, तो अब देखो, ट्रांजिस्टर को अगर हमें एम्पलीफायर के तौर पर वर्क करना है तो उसके हमें एक्टिव रीजन में वर्क करना पड़ता है, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। ओके, इज इट ओके? देखो अब, तो फिर यहाँ पर भी हमें एक मतलब केवीएल अप्लाई करना है। ओके, तो केवीएल इक्वेशन अगर हम बना देते हैं जैसे पिछली बार यहाँ पर बनाया था, वैसे ही मैं बनाने वाला हूँ। अब देखो, ये VBB मतलब ने का मतलब ये एक डीसी बैटरी है। ओके, ये कांस्टेंट वोल्टेज देने वाला एक बैटरी है, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसे इनपुट वोल्टेज कहा जाता है। ये वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल मतलब ये कम या ज्यादा होगा, मतलब एसी फॉर्म में रहता है। ओके, ये VI का वैल्यू एसी फॉर्म में रहेगा, ये साइनसॉइडल वेव रहेगा, जो कंटिन्यूअसली वैरिंग रहेगा, इसी को हमें एम्पलीफाई करना है। तो जो सिग्नल हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, और एम्पलीफाई होकर ये सिग्नल फिर हमें आउटपुट में मिलता है। मतलब ये वेव अगर छोटा है ना, तो एम्पलीफाई होकर ये बड़ा वाला वेव आपको मिल जाता है। ओके, इसे एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। सिग्नल को छोटे फॉर्म से बड़े फॉर्म में, मतलब सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं। ओके, एम्पलीफायर मतलब क्या करता है, ये छोटे वाले एसी सिग्नल को बड़े वाले एसी सिग्नल में सिग्नल को बूस्ट अप करके हमें फिर से वापस देता है, तो इसे एम्पलीफायर कहा जाता है। ओके, तो देखो अब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करना है। अब देखो, ये VI मतलब एसी वोल्टेज है, ये वेरिएबल वोल्टेज है, ये कम या ज्यादा होने वाला वोल्टेज है। ओके, इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, मतलब ये चेंज होने वाला वोल्टेज है। ओके, VI। ओके, ये VBB मतलब कांस्टेंट वोल्टेज है, ये कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये, इसी वजह से इसे डीसी बैटरी कहा जाता है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर हमें डीसी कंडीशन में पहले इनपुट वोल्टेज में केवीएल अप्लाई करना है यहाँ पर, जैसे पिछली बार किया था। ओके, तो क्या आएगा फिर देखो, VBB माइनस IB RB, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर VI। ओके, VI इज इक्वल टू VBB माइनस क्या आएगा फिर IB RB, सॉरी जस्ट 1 मिनट। VI VBB दोनों भी नहीं किया है, हम पहले क्या करते हैं, VI इज इक्वल टू क्या आएगा फिर IB RB प्लस VBE। ओके, ऐसा ये इक्वेशन रहेगा। ओके, इनपुट वोल्टेज का ये इक्वेशन रहने वाला है। ओके, अब देखो इनपुट वोल्टेज कैसा है, चेंज हो सकता है। ओके, इनपुट वोल्टेज कैन बी चेंज, क्योंकि वो एसी फॉर्म में है, तो एसी फॉर्म में जो वोल्टेज रहेगा वो एसी फॉर्म का करंट यहाँ पर जनरेट करेगा, दैट इज IB। तो IB भी अब चेंज होने वाला है। ओके, लेकिन ये जो वोल्टेज रहता है ना, बेस टू एमिटर वोल्टेज, ये कांस्टेंट रहता है। आप चाहे एसी वोल्टेज दो इसको या फिर डीसी वोल्टेज दो, इसका जो वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का बेस टू एमिटर, ये कांस्टेंट रहता है, ये ना कम होता है ना ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि आपको पता होगा ट्रांजिस्टर में जो डिप्लेशन रीजन होता है उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है, इसी वजह से ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से देखो, अगर हम चेंज इन वैल्यू लेते हैं VI का, ओके, इफ यू चेंज द VI देन IB का वैल्यू चेंज होगा, चेंज इन IB इंटू RB हो जाएगा। ओके, और प्लस क्या मिलेगा फिर देखो अब प्लस चेंज इन VB, तो चेंज इन VB जो रहेगा ये कभी चेंज नहीं होता है, इस कारण अगर किसी वैल्यू को कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसका आंसर हमेशा फिर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो चेंज इन VB अगर हम करते हैं तो वो चेंज ही नहीं होगा, इस कारण इसके चेंज का वैल्यू 0 आएगा। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज है, इस वजह से चेंज इन VBE मस्ट बी इक्वल टू 0 आएगा। तो फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिलेगा इनपुट वोल्टेज का, चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन VI इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन IB into RB. Okay, give this equation as equation number 1. Is it okay?
तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। सिमिलरली अभी हमें आउटपुट वोल्टेज पर वैसे ही प्रोसेस करना है चेंज वैल्यू को कंसीडर करके। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा फिर देखो, वी नॉट इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। ओके, ऐसा ही केवीएल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, तो वही केवीएल यूज किया है। अब यहाँ पर भी चेंज इन वैल्यू लेना है, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ वीसीसी माइनस चेंज इन वैल्यू ऑफ आईसी इंटू आरसी रहेगा। लेकिन ये वीसीसी भी कांस्टेंट वोल्टेज है, ये कभी चेंज ही नहीं होता है, इस कारण इस चेंज इन वीसीसी का भी वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो चेंज इन वीसीसी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस वजह से फाइनल आंसर क्या आएगा, डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय आर इंटू आरसी। ओके, तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो अभी देखो हमें अब गेन निकालना है। गेन मतलब किसका गेन, वोल्टेज का। ओके, इसके पहले मैंने आपको करंट का गेन बताया था। ओके, आईसी बाय आईबी इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज द करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वही हमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अब वोल्टेज गेन निकालना है। गेन मतलब आउटपुट टू इनपुट का रेशियो। ओके, तो इसे हम डिनोट करते हैं एवी से। एवी मतलब आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, इसका रेशियो। अब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या रहेगा, माइनस डेल्टा आईसी बाय माइनस डेल्टा आईसी बाय सॉरी माइनस डेल्टा आईसी इंटू आरसी और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डेल्टा आईबी बाय आरबी। ओके, तो अच्छे से देखो तो आपको नजर आएगा। देखो मैंने आपको बीटा फैक्टर पहले डिफाइन किया है। ओके, तो ये रहेगा एवी का वैल्यू, और एवी को मतलब अगर हम आईसी की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, आईसी बाय आईबी। तो क्या मैं आईसी की जगह बीटा आईबी पुट कर सकता हूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ आईसी एज अ बीटा आईबी, तो आईबी आईबी कैंसिल होगा, सिर्फ यहां पर बीटा बचेगा। तो फाइनली गेन मिलेगा हमें एवी माइनस बीटा इंटू आरसी बाय आरबी। तो ये रहेगा गेन इन मतलब ये रहेगा वोल्टेज गेन। ओके, इन अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आप बाय सेलेक्टिंग आरसी आरबी। ओके, और ये बीटा फैक्टर आपको ट्रांजिस्टर जब आप खरीदते हो तो आपको उसका बीटा फैक्टर मिलता है, या फिर आप किसी मल्टीमीटर से भी इसका बीटा फैक्टर चेक कर सकते हो कि कितना होता है। तो इजीली आप उस ट्रांजिस्टर का गेन निकाल सकते हो। ओके, बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ आरसी एंड आरबी। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो और ये बीटा दोनों को इंसर्ट करके हम इजीली आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइनस। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आउटपुट वोल्टेज आउट ऑफ फेज रहेगा। ओके, इन फेज नहीं रहेगा, आउट ऑफ फेज रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इनपुट में वोल्टेज आप ऐसा दे रहे हो, ओके, तो आउटपुट में वोल्टेज उसका उल्टा मिलेगा। ओके, उल्टा मतलब कैसा मिलेगा हमें आउटपुट, पहले देखो इसका अपर हाफ साइकिल है ना, तो आउटपुट वोल्टेज का हमें पहले लोअर हाफ साइकिल मिलेगा एम्पलीफाइड। अब इसका जब लोअर हाफ आएगा तो उसका अपर हाफ फॉर्म होगा, इसे आउट ऑफ फेज सिग्नल कहा जाता है। ओके, इज इट ओके? तो ये माइनस साइन वो इंडिकेट करता है, और ये बीटा इंडिकेट करेगा कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा। ओके, इस बीटा को ही कहा जाता है करंट गेन। ओके, और ये रहेगा वोल्टेज गेन एवी। एवी इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू आरसी बाय आरबी। ये रहेगा ट्रांजिस्टर के गेन निकालने का फॉर्मूला। ओके, बस इतना ये बिट है जो आपको एक्सप्लेन करना है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में। ओके, इज इट ओके? कुछ डाउट इसमें आप? नो सर। सर मुझे एक ही, हाँ सर, जो हम साइनसॉइडली वेरी करने वाला जो ग्राफ है उसमें अगर हम देखें तो उसमें वैसे भी डायरेक्शन स्पेसिफिक होना कुछ इसके ठीक है। हाँ फिर से पूछो। तो साइनसॉइडली वेरिंग जो ग्राफ है उसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक मतलब वो ग्राफ हम किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, V और I के बीच में? ये ग्राफ है ना, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का होता है। ओके, इनपुट वोल्टेज टाइम का। ओके, और ये वोल्टेज कंटिन्यूअसली ऑसिलेटर होता है यहाँ पर, जो कंटिन्यूअसली साइनसॉइडल वेव जनरेट करते रहता है वेव फॉर्म में। ओके, कभी ये स्टॉप नहीं होते, जब तक ये बैटरी ऑन है तब तक ये चालू ही रहता है। एट द टाइम आपको आउटपुट मिलते रहता है। ओके, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, मतलब ये सर्किट एग्जैक्टली कहाँ पर यूज किया जाता है, हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल रहता है। ओके,
जब हम कुछ बोलते हैं तो वो कुछ ऐसा कंटिन्यूसली वैल्यू सिग्नल जनरेट कर देता है और फिर उसे अगर हम ट्रांजिस्टर के अंदर से पास करते हैं उस आवाज को एक ट्रांसड्यूसर के जरिए उस हमारे आवाज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर हम ट्रांजिस्टर को बूस्टअप करके पास करते हैं तो वो फिर उसे एम्पलीफाई कर देता है। ओके, हमारे मोबाइल में भी ऐसे होता है जब हम फोन पर बोलते हैं तो एट द टाइम हमारे मोबाइल के बॉटम में एक माइक होता है। ये माइक क्या करता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे एम्पलीफायर के कैस्केड कॉम्बिनेशन से मतलब हमारे आवाज को बहुत बढ़ाना पड़ता है उसे ओरिजिनल आवाज से। इस वजह से वहां पर हम क्या करते हैं 4 या 5 प्रकार के एम्पलीफायर्स को यूज करते हैं कैस्केड कॉम्बिनेशन में, एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट करके और सब में यही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, यही मेथड से उसका वोल्टेज गेन बूस्ट अप किया जाता है। ओके, तो फिर हमारा आउटपुट में आवाज रिसीवर तक अच्छे से पहुंच मतलब अच्छे से सुनाई देता है। ओके, तो जहाँ पर भी आपको आवाज इंप्रूव करना है आपका तो एट द टाइम हम यहाँ पर ये सर्किट यूज करते हैं जिसे एम्पलीफायर कहा जाता है। ओके, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखो फीडबैक एम्पलीफायर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग फीडबैक एम्पलीफायर। तो अब ये भी एक एम्पलीफायर होता है लेकिन थोड़ा ये क्वालिटी का होता है। ओके, मतलब फीडबैक दिया जाता है जनरली ऐसा ऑसिलेशन के लिए इससे यूज किया जाता है। ओके, ये क्या रहता है आप देखिएगा वो भी। ओके, फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब कुछ अगर आउटपुट का पार्ट इनपुट में चला जाता है तो उसे फीडबैक कहा जाता है। ओके, और ऐसे एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहा जाता है। ओके, तो ये फीडबैक एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है वो भी देखिएगा, ऑसिलेटरी सर्किट्स में इसे यूज किया जाता है। ओके, लिखो इसका डेफिनेशन। व्हेन सम पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल, व्हेन सम पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल, पहले लिखो इसे फीडबैक एम्पलीफायर। व्हेन some part of output signal is fed back, when some part of output signal is fed back to the input of amplifier, is fed back to the input of amplifier, then this process is known as feedback amplifier, then this process is called as feedback। okay, amplifier mat likho, then this process is called as feedback। ओके, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीडबैक। ओके, अब ये फीडबैक कैसे किया जाता है वो भी देखिएगा। मतलब फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर में नॉर्मल हमारा एम्पलीफायर रहता है। ओके, ये जो भी पूरा मैंने डायग्राम निकाला था ना, इसे मैंने एक ब्लॉक में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। ओके, इसके 2 इनपुट्स रहेंगे Vi। ओके, और उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आप देखिएगा, इसका कुछ मतलब एक यहाँ पर फीडबैक फैक्टर रहेगा। फीडबैक फैक्टर जिसे बीटा कहा जाता है सपोज। ओके, और फिर ये आउटपुट जो रहेगा उसका आउटपुट यहाँ पर फीड किया जाता है। ओके, ओके, ये आउटपुट का कुछ पार्ट है जो हम क्या कर रहे हैं, अब इनपुट को फीडबैक कर रहे हैं। ओके, किसी फीडबैक एलिमेंट से, तो ऐसे एम्पलीफायर को कहा जाता है फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, अब ये नॉर्मल एम्पलीफायर है जिसका गेन ए भी रहता है। तो अब ये फीडबैक एम्पलीफायर जब हो जाता है ना, तो फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन होता है उसे हम एफ से इंडिकेट करते हैं। तो ये एफ हम इमेजिन करते हैं कि इस एम्पलीफायर का गेन ए है, इसके आउटपुट टू इनपुट का जो रेशियो है वो एफ है। ओके, तो फिर सॉरी, इसके आउटपुट टू इनपुट का जो वोल्टेज का रेशियो है वो ए है। तो फीडबैक एम्पलीफायर का गेन क्या हो जाता है, इस गेन के ही कुछ फॉर्मूले से डिपेंडेंट रहता है। तो एफ मतलब ये फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है, ये कुछ ऐसा आएगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस और प्लस ए इंटू बीटा। ओके, अब ये बीटा मतलब ये बीटा फैक्टर, इस यहाँ पर जो गेन जनरेट होगा इस फैक्टर का,
वो वाला फैक्टर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब दो टाइप के फीडबैक्स होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक अगर होता है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ओके, और प्लस अगर रहता है तो वो नेगेटिव फीडबैक रहेगा। ओके, मतलब आउटपुट ये जो फीडबैक है अगर ये ओरिजिनल सिग्नल को बढ़ाता है, ओके, तो एट द टाइम इसे मतलब ये बढ़ाएगा कब, जैसे आपको पता होगा ये डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम होता है तो ये एफ का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीफायर से ये फीडबैक एम्पलीफायर का गेन बढ़ जाएगा अगर ये यहाँ पर माइनस आता है तो। ओके, तो इस वजह से ये अगर माइनस होता है यहाँ पर तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है, और यहाँ पर अगर प्लस हो तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। ओके, मतलब फीडबैक अगर ओरिजिनल सिग्नल को इंप्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहना, और फीडबैक अगर इनपुट सिग्नल को डिक्रीमेंट कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। ओके, ऐसे फीडबैक जो एम्पलीफायर होते हैं जनरली वो ऑसिलेटर या फिर कुछ ऐसी चीजों में लगाए जाते हैं कि जहां पर आपको कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में मेंटेन करना है। ओके, मतलब इनपुट बढ़ गया तो फिर ये फीडबैक क्या हो जाता है, बढ़कर फिर से इनपुट को कम कर देता है। ओके, और अगर ये इनपुट कम हो गया तो फिर ये बढ़ा देता है, तो ऐसा करके कांस्टेंट वैल्यू पर ये आउटपुट को मेंटेन करता है। ऐसे कंडीशन में हम ये फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं। ओके, तो लिख कर रखो AF इज इक्वल टू A बाय 1 माइनस और प्लस A इंटू बीटा। ओके, और प्लस कब रहेगा, फॉर नेगेटिव फीडबैक, और माइनस कब रहेगा, फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ओके, बस इतना ही याद रखिएगा फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। लास्ट बिट है ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर। देखो, जैसे आपको पता होगा अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि वो साइनोसॉइडल वेव जो रहता है VI, ओके, वो कैसे रहता है, वो कंटिन्यूसली वैरी कैसे होता है, तो वो एसी सिग्नल कैसे जनरेट करता है, तो वो एसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग दिस सर्किट, दिस कॉल्ड एज ऑसिलेटर। ओके, ये ऑसिलेटर मतलब जो आपको बैटरी में ऐसे दिखाया जाता है ना, एसी बैटरी, इसे ऑसिलेटर कहा जाता है। और ये ऑसिलेटर क्या करने का काम करता है, ये जो रेक्टिफायर का फंक्शन है उसके एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शन को परफॉर्म करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी करता था, तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने का काम किसका रहेगा, ऑसिलेटर का। ओके, तो ऑसिलेटर का फंक्शन पहले लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है ये। एसी टू डीसी करने वाला कोई डिवाइस है तो वो रेक्टिफायर है, लेकिन डीसी को एसी करने वाला अगर कोई डिवाइस है तो वो ऑसिलेटर है। पहले तो ये पॉइंट लिखो और उसे अंडरलाइन करो। ओके, ऑसिलेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी, लिखो ऑसिलेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी इंटू एसी। ऑसिलेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी इंटू एसी ऑफ अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ऑफ अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का हमें एसी सिग्नल चाहिए वो सिग्नल वो फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल ये जनरेट करता है। ओके, ओके, तो लिखो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय LC सर्किट। द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय LC सर्किट। LC मतलब इंडक्टर कैपेसिटर। ओके, इन दोनों को यूज करके ये सर्किट बनाया जाता है। ओके, these oscillations are damped one। ओके, these oscillations are damped one मतलब वो oscillation damped oscillation होते हैं, वक्त के साथ वो कम होते चले जाते हैं। ऑसिलेशन में आपने स्टडी किया होगा। ओके, these oscillations are damped one। ओके, that is
मतलब लिखो उसका मीनिंग कि डैम्प्ड ऑसिलेशन किसे कहा जाता है, दैट इज देयर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम, देयर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ अ टाइम। उसके आगे लिखो इन अदर वर्ड्स, मतलब इसके आगे लिखो इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस डिक्रीजेस, इन अदर वर्ड्स एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस डिक्रीजेस if this loss of energy is compensated, if this loss of energy is compensated, compensate करना मतलब उसे ओवरकम करना, ओके। if this loss of energy is compensated from outside, मतलब जितना वो कम हो रहा ऑसिलेशन उतना और ऑसिलेशन को बढ़ाना, इंक्रीज आउटपुट से, मतलब एक्सटर्नली कुछ एनर्जी देकर, ओके। if this loss of energy is compensated from outside, then undamped oscillation, then undamped oscillations can be obtained, undamped oscillation can be obtained, okay। next लिखो अब, this is done by feedback amplifier, this is done by feedback amplifier। तो अगर हम फीडबैक एम्पलीफायर जो लॉजिक बताया था मैंने फीडबैक का, वो इस ऑसिलेटर में अगर हम यूज करते हैं तो फिर वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा, ओके, अदरवाइज वो अनडैम्प्ड करेगा, ओके। और लिखो लास्ट लाइन में, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग फीडबैक एम्पलीफायर, ओके। और लिखो लास्ट लाइन में, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ओके। इसे आपको पता होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल से रहेगा, ओके। एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस, ओके। इंडक्टेंस हम हेनरी में मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस हम फैराड में मेजर करते हैं, आपको पता ही होगा, ओके। ठीक है, बस इतना ये बीट है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के पूरे एप्लीकेशन खत्म हो जाते हैं, ओके। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस दिए आपको ट्रांजिस्टर के ओवर वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। मतलब पुराने जमाने में हम ट्रांजिस्टर के जगह पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, जैसे आपको पता होगा पुराने जमाने में हम बड़े बड़े रेडियो या फिर टीवीज यूज करते थे, जिसके अंदर बड़े बड़े ट्यूब्स हुआ करते थे ग्लास के, जिनको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था, ओके। मतलब यही ट्रांजिस्टर अगर हम वैक्यूम ट्यूब से बनाते हैं ना, तो वो इतना बड़ा होता है, हमारे हाथ में पूरा बैठेगा, इतना रहेगा, इसे वैक्यूम ट्यूब का ट्रांजिस्टर कहा जाता है। वही अगर मैं ट्रांजिस्टर अगर सेमीकंडक्टर से बनाता हूं तो इतना छोटा होता है कि मेरे फिंगर की टिप पर भी वो फील हो सके, इतना उसका साइज कम होता है। इसी वजह से डे बाय डे देख रहे हो आप कि जो कंप्यूटर था उसका साइज कम होते होते आज इतना कम हो गया कि हमारे हाथ में भी बैठता है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, ओके। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बहुत सारे एप्लीकेशन है ओवर द वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। तो एक दो मार्क कर लो, लिख लो, मतलब मैं बताता हूं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ओके। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन बी ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का साइज बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। दूसरा होता है, और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं ये। दूसरा रहेगा, इन वैक्यूम ट्यूब्स करंट फ्लोज व्हेन फिलामेंट इज हीटेड to start emitting electrons, so we have to wait for some time for the operation of circuit. On the other hand, semiconductor devices, no heating is required and the circuit begins to operate as soon as switch is on, okay। मतलब टीवी देखो आप, पुराने जमाने का जो था हमारे पास वैक्यूम ट्यूब का, उसे ऑन करने के बाद है ना वो 2 मिनट लेता था, पहले ऐसा डॉट आता था, वो धीरे धीरे डॉट बढ़ता था और फिर टीवी लगता था, ओके। आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो वैक्यूम ट्यूब्स में होता है वैसे, ओके। लेकिन हमारे सेमीकंडक्टर में एलईडी टीवी जो मिलते हैं हमें सेमीकंडक्टर से बने हुए, तो वो इंस्टेंटली ऑन होते हैं, जैसे हम बटन दबाते हैं वैसे वो स्विच ऑन हो जाता है, ओके। तो ऐसा ही बीट रहेगा। थर्ड बीट रहेगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिक्वायर्स लो वोल्टेज फॉर द ऑपरेशन कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को ज्यादा ऑपरेशन करने के लिए वोल्टेज लगता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर डिवाइस डज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी हमिंग नॉइज, ओके। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स ऐसा एक कांस्टेंट अमाउंट का नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जो सेमीकंडक्टर नहीं करते हैं, ये भी एक एडवांटेज है, ओके। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डज लॉन्गर लाइफ देन वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब से भी ज्यादा लाइफ सेमीकंडक्टर का होता है, तो ये भी एक अनदर यूज है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर शॉक प्रूफ, वैक्यूम ट्यूब से हमें शॉक लग सकता है लेकिन सेमीकंडक्टर से नहीं लगता है।
आईसी टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं हम, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। इसी वजह से भी हम अभी तो आपको वैक्यूम ट्यूब्स कहीं पर नजर ही नहीं आएंगे पिछले जमाने के। ओके, तो यही रीजन है जिस वजह से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करते हैं ओवर द वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, तो ये एडवांटेज भी आपको आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर ये बिट हमारा खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट बिट देखते हैं ट्रांजिस्टर का, दैट इज डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इसमें लॉजिक गेट्स देखने वाले हैं हम और अलग अलग तरीके के बिट्स उससे रिलेटेड हम देख